हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। हम लोग अपनी रिवीजन सीरीज आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। पहला आपका रिलेशन फंक्शन पूरा कंप्लीट हो चुका है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कंप्लीट हो चुका है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तीसरा टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है मैट्रिक्स। ठीक है, अब अगर आपको बहुत डीपली पढ़ना है, एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेस पढ़नी है, आपने पहले पढ़ रखी है, जो भी आपको देखना है, कुछ पार्ट देखना है, तो पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है विद एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेस के साथ, वो आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पे हम बहुत डीपली नहीं पढ़ाएंगे और ऐसा भी नहीं कि कुछ छोड़ देंगे, सब कुछ कवर करेंगे, थोड़ा स्पीड में रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स। देखिए, मैट्रिक्स स्टार्ट करें उससे पहले आपको पता हो कि हमें पढ़ना क्या है। ठीक है, क्योंकि नई एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से कुछ चीजें हटा दी गई। अच्छी बात क्या है, इसमें से जो टॉपिक हटाया गया वो अच्छा है, आप लोग के लिए हटा दिया गया कि एलिमेंट्री रो और कॉलम ऑपरेशन यूज करके इनवर्स फाइंड करने वाला आपके मेथड अब सिलेबस से हटा दिया गया। ये अननेसेसरी भी था। आपको जब पता है कि एकेडमिक के लिए आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वैसे भी आपको डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, आपके एकेडमिक में अननेसेसरी इसलिए था कि हमको डायरेक्ट इनवर्स निकालने का भैया जब फॉर्मूला पता है एडजॉइंट ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ए, तो भाई हमसे ये क्यों पूछते थे? जैसे आपके डेफिनेट इंटीग्रेशन में लिमिट सम यूज करके हमको डेफिनेट इंटीग्रेशन करना होता था, वो भी अननेसेसरी था, काफी लेंथी क्वेश्चन हो जाता था। वैसे ही यहाँ पे भी था। यहाँ पे एक्चुअल में हमको गिवन मैट्रिक्स में एलिमेंट्री रो या एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगा के इनवर्स फाइंड करना होता था। उसमें हमें अपने हिसाब से सोचना होता था कि मैट्रिक्स को इधर आई बनाना है, उधर अपने आप इनवर्स बन जाएगा। ये मेथड आपको पता होगा, लेकिन अब ये सिलेबस से हटा दिया गया है। और ये भी आता था कि कभी कभी हमें पूछा जाता था कि क्या ये इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं, यानी हम कोई 2 रो इक्वल करा देते थे या किसी रो या कॉलम को 0 दिखा देते थे, बता देता था कि भाई डिटर्मिनेंट 0, इसका मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर डिटर्मिनेंट नहीं 0 तो एग्जिस्ट करता है, तो वो भी हटा दिया गया। तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स और एलिमेंट्री रो कॉलम अब आपको नहीं पढ़ने, ध्यान रखिएगा, फर्जी मेहनत करने से कोई फायदा नहीं है। बेसिक इंट्रो आपको पता होगा। मैट्रिक्स होती क्या है? मैट्रिक्स भैया जो अरेंजमेंट होता है डेटा का, एक्चुअली अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर हम डेटा को n नंबर ऑफ रोज और n नंबर ऑफ कॉलम्स में अरेंज कर देते हैं, उसी को हम बोलते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का काफी यूज होता है। ठीक है, आपको भी प्रैक्टिकल लाइफ में उतना अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन होता क्या है कि हमें इस टाइप का डेटा एक में दे रखा है, दूसरी टाइप का डेटा में दूसरी मैट्रिक्स में डाल दिया, उनका एडिशन मल्टीप्लीकेशन जिस हिसाब से कराना होता है वो बहुत फॉलो करता है। आप एक्सेल सीट वगैरह यूज करते हो, वहां पे भी आप देख लो सब रो या कॉलम में डेटा चलता है, तो वो चीजें आपको अभी नहीं समझ में आएंगी, आगे चल के काफी जो सी वगैरह पढ़ते हैं उनमें प्रोग्रामिंग वगैरह में भी आता है। तो ये सब चीजें अलग है। यहाँ पे देखिए बस कि ये बेसिकली अरेंजमेंट ऑफ डेटा होता है। इसको रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं, इसका रिप्रेजेंटेशन हमारा होता है इन ब्रैकेट्स के थ्रू, या यहाँ पे आर पहले रो दी होगी, बाद में कॉलम दी होगी। पूछो रो पहले क्यों देती होगी, दी जाती है भाई क्योंकि हम पहले स्टार्ट ऐसे करते हैं ना। अब वर्टिकली थोड़ी नहीं, चाइनीज थोड़ी नहीं है जो हम लोग ऐसे लिखना स्टार्ट करते हैं, हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, रो पहले आती है, कॉलम बाद में आती है। तो यहाँ पे आपका जो एलिमेंट है उसको हम आई जे सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी आई वाली रो है, जे वाला कॉलम है। जैसे हम लिखते हैं 8 2 3, तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है ये। यहाँ पे लिखते हैं A 4 5, फोर्थ रो फिफ्थ कॉलम का एलिमेंट है। तो ये आई जे उसी हिसाब से चेंज होता जाता है, और इसी को हम इन ब्रैकेट से भी रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे ए आई जे। ठीक है, एक क्वेश्चन इससे पूछ लिया जा सकता है, जैसे मान लिया कि हमने मैट्रिक्स लिख दी कि एक मैट्रिक्स है, जो मान लिया एक मैट्रिक्स है हमारी 3x2 की मैट्रिक्स है, जो आपको बनानी है, जिसका एलिमेंट ए आई जे इन्होंने ऐसे डिफाइन कर रखा है कि इसकी वैल्यू है मॉड में i - 2j, ये वैल्यू दे रखी है। तो भैया हमको पता है कि ये जो मैट्रिक्स है ये कैसे बनेगी। ये मैट्रिक्स हमारी बनेगी, इसमें 3 रो होंगी, 2 कॉलम होंगे। तो यहाँ पे जो एलिमेंट आता है, यहाँ पे जो एलिमेंट होता है वो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट होता है, यानी पहली रो पहली कॉलम का एलिमेंट है। यहाँ पे आएगी, ये देखिए ऐसे रो चलती है और ऐसे कॉलम चलती है। तो अभी हम पहली रो में, तो पहली रो में पहली कॉलम हो चुकी है, अभी दूसरी कॉलम आएगी, पहली रो दूसरी कॉलम, और अब सिर्फ 2 ही कॉलम है। यहाँ पे क्या आ जाएगा,
दूसरी रो की बात करेंगे तो अभी ये चेंज हो गया, और कॉलम तो पहली है, दूसरी रो और कॉलम भी दूसरी है। यहाँ पे क्या है, तीसरी रो है, कॉलम पहली है, तीसरी रो है, कॉलम दूसरी है। ये सारे एलिमेंट हो गए। जिस तरीके से भी रिप्रेजेंट करना हो, 3x3 की मैट्रिक्स हो तो ऐसे लिखेंगे हम A11, A12, A13, A21, सेकेंड रो के सारे एलिमेंट, A22, A23, ये थर्ड रो के सारे एलिमेंट लिखेंगे हम 32, A33। ठीक है, तो जैसे ये एलिमेंट अगर पूछा जाए तो एक्चुअली ये नाम है किस, जैसे आपके मकान नंबर वगैरह होते हैं उसी तरीके से समझ लीजिए कि यहाँ पे जो एलिमेंट है उसका नाम ये है, यहाँ पे जो एलिमेंट है उसका नाम ये है, यहाँ पे जो एलिमेंट है उसका नाम ये है। अब अगर हमें इनकी वैल्यूज निकालनी है तो वैल्यू कैसे आएगी, हमको पता है i की वैल्यू 1 है, यहाँ पे ये इस तरीके से रिप्रेजेंट है, तो पहला एलिमेंट i है, दूसरा एलिमेंट j, तो i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 1, i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 1 रखोगे तो 1 - 2 -1, लेकिन मॉड है, वैल्यू क्या आएगी 1। ठीक है, सिंपल सीधी लाइन मत बना देना, सीधी डिटर्मिनेंट के लिए यूज होती है। अभी डिटर्मिनेंट जब हम पढ़ेंगे तो उसमें समझेंगे। यहाँ पे देखिए i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 2, i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 2, तो 1 - 4 वैल्यू 3, मॉड है तो सिंपल 3 आएगा। 2 1 2 रखोगे और 1 रखोगे तो 2 - 2 0 हो जाएगा। दोनों की वैल्यू 2 2 रख देनी है तो 2 - 4 -2 आएगा तो 2 बचेगा। 3 1 रखनी है तो 3 - 2 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 3 है, तो 3 - 2 वैल्यू 1 आ जाएगी। 3 2 रखनी है तो 3 - 4, भाई यहाँ पे 2 रखेंगे, यहाँ पे 3 - 4 वैल्यू। इस टाइप के क्वेश्चन में होता क्या है कि ये चेंज कर देगा और ऑर्डर चेंज कर देगा। ऑर्डर चेंज होगा तो एलिमेंट्स की क्वांटिटी चेंज हो जाएगी बस। बाकी यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जैसे मान लिया एक i j हमने ऐसे डिफाइन कर दिया, i - 2j सिंपल इतना दे दिया, या 3i अपॉन में 2 कर दिया है। ये ऑपरेशन किसी तरीके से भी दे सकता है, बस आपको i और j की वैल्यूज यहां से एलिमेंट मैट्रिक्स बना लेनी। i और j की वैल्यू हर एलिमेंट के लिए अलग अलग है, वो वहां पर रख के वही एलिमेंट मिलता चला जाएगा। ठीक है, ये इस टाइप से कर सकते हैं। और बेसिक से क्वेश्चन क्या बन सकता है, जैसे मान लिया यहाँ पे देखिए इसमें रो कितनी है 3 और कॉलम कितने थे 2, तो टोटल एलिमेंट कितने आ रहे हैं, टोटल एलिमेंट्स कितने आ रहे हैं या टोटल नंबर्स कह लीजिए, तो वो हो जाएंगे 3 × 2 6। अगर 3 × 3 की बात करेंगे तो 9, सिंपल इन दोनों का मल्टीप्लाई करा देते हैं तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ गए 6। अब क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि एक मैट्रिक्स है जिसमें टोटल 8 एलिमेंट्स हैं, ठीक है 8 एलिमेंट्स हैं, तो उसका ऑर्डर बताओ, उसका ऑर्डर क्या होगा। ऐसी मैट्रिक्स, अब सोचो अगर हम यहाँ पे पूछते हैं ऐसी मैट्रिक्स जिसमें 6 एलिमेंट है तो उसका ऑर्डर क्या क्या पॉसिबल था। ऑर्डर भैया 3 × 2 भी पॉसिबल थे, ऐसे नंबर्स का मल्टीप्लाई कराओ जिनकी वैल्यू 6 है, तो 1 रो 6 कॉलम हो सकती थी, बिल्कुल ऐसी मैट्रिक्स आगे पढ़ेंगे टाइप ऑफ मैट्रिक्स में, अभी उस पर ध्यान नहीं देना है। हमको मैट्रिक्स ऐसे भी लिख सकते थे, देखिए 1 रो है लेकिन कॉलम अगर आप देखोगे कितनी है 6, तो यहाँ पे 1 × 6 भी बन सकता था, इनका भी मल्टीप्लाई 6 देगा। 6 × 1 भी बन सकता है, इसको हम वर्टिकली भी लिख सकते थे। 2 × 3 भी बन सकता है, 3 × 2 भी बन सकता है। तो ये टोटल 6, ये 4 पॉसिबल केसेस हैं जिसके केस में टोटल 6 एलिमेंट आएंगे। और अगर हम 8 पूछ रहे हैं तो 8 किस केस में आ जाएगा कि ऐसे कितनी मैट्रिक्स बनेंगी जिनके टोटल एलिमेंट 8 होंगे, तो वो भैया ऐसे पॉसिबल है। ऐसे दो नंबर्स का मल्टीप्लाई जिनकी वैल्यू 8 है वो 1 × 8 हो सकता था। 1 × 8 की मैट्रिक्स बन सकती है, 8 × 1 की मैट्रिक्स बन सकती है, 2 × 4 की मैट्रिक्स बन सकती है, भाई इसका भी मल्टीप्लाई 8 आएगा, और 4 × 2 की मैट्रिक्स भी 8 आएगी। ठीक है, ये ऐसी मैट्रिसेस हैं जिनके टोटल एलिमेंट्स कितने रहेंगे 8। तो क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाएगा, ये बेसिक है बिल्कुल। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस कितनी, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस देख लेते हैं। हमने लगभग जितनी है हमने सारी लिख दी है, अभी 2-3 है वो ट्रांसपोज के बाद पढ़ेंगे, सिमेट्रिक और स्क्विसिमेट्रिक, उसको होल्ड रखिए। यहाँ पे देखिए जो मेन मैट्रिक्सेस हैं मैंने स्टार लगा दिया, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनमें डबल स्टार लगा दिया। ये ऐसी मैट्रिक्स है जो हर जगह दिखती है लेकिन हम कभी इसको नाम से नहीं देखते, तो इसका रिप्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है। रो मैट्रिक्स नाम से पता चल गई मैट्रिसेस, ठीक है। रो मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स जिसमें एक रो कॉलम जितनी भी हो सकती हैं, तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें एक रो हो और कॉलम कितनी भी हो सकती है, हमने तो उसको सी मान लिया, कॉलम कितनी भी हो सकती है।
तो फॉर एग्जाम्पल के लिए 1 2 3 4 5 6 कुछ भी एलिमेंट यहाँ पे रख सकते हैं, कॉमन ही लगता है 8 10। मान लिया ऐसी मैट्रिक्स जिसमें एक रो है, कॉलम कितनी है, देखिए कॉलम कितनी है 1 2 3 4 5 6 कॉलम है, यानी ये 1 क्रॉस 6 की है। इसका उल्टा अगर हम कॉलम मैट्रिक्स बोले, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें कॉलम एक हो जाएगा और रो कितनी हो जाएंगी, कितनी भी हो सकती है, वो इस फॉर्म में है। और इसको ऐसे एग्जांपल में लिख लीजिए 2 4 6 8, मान लिया ऐसे लिख दिया। और इसको अगर हम लिखेंगे तो 5 3 2 1, मान लिया ऐसे। तो कॉलम एक है, रो कितनी है, इसमें 4 रो है, एक कॉलम है। यहाँ पे अगर देखोगे आप तो एक रो है और 4 कॉलम है, उल्टा है। ठीक है, जरूरी नहीं, यहाँ पे आप बढ़ा भी सकते हो, यहाँ पे आप और बढ़ा लो एक, मान लिया हमने 3 यहाँ पे और कर दिया हमने माइनस का। चलिए, तो यहाँ पे अभी 5 रो हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। ये कॉलम मैट्रिक्स है, देखिए वर्टिकली बढ़ रही है। स्क्वायर मैट्रिक्स, नाम से पता चला स्क्वायर फिगर क्या होता है, वो फिगर जिसकी लेंथ ब्रेथ यानी ये दोनों इक्वल होते हैं। तो यहां से भी वही पता चलता है कि भैया ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो, आर क्रॉस आर लिख सकते हो, या अगर आप ऐसे लिखना है आर क्रॉस सी, तो ये इस सिचुएशन में आर बराबर सी हो जाएगा। ठीक है, मान लिया हमने कोई एक मैट्रिक्स का एग्जांपल लिखा है, तो ये 2 4 1 -3 2 ऐसा लिख सकते हैं हम, या 1 -1 2 3 ऐसे लिख सकते हैं। तो ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। अगर आप चाहे तो 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बना सकते हो। तो इसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे, 3 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 2, 4 क्रॉस 4, इस टाइप की जितनी भी मैट्रिसेस हैं वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये एज इट इज इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि इससे रिलेटेड ही सारी मैट्रिसेस आती हैं। ठीक है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, रो और कॉलम इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे डायगोनल मैट्रिक्स में भी रो और कॉलम इक्वल होंगे, यानी आर क्रॉस आर टाइप की मैट्रिक्स होगी। तो ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। अब एक चीज देखिए जरा, स्क्वायर मैट्रिक्स है तो वो 2 क्रॉस 2 के फॉर्म में होगी या 3 क्रॉस 3 के फॉर्म में होगी। एक चीज यहाँ पे देखिए जरा, मान लिया हमने कोई मैट्रिक्स लिखी थी 3 क्रॉस 3 की, तो A11 A12, ये हमने एक 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स लिख दी। तो यहाँ पे हम क्या करें कि ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके सिर्फ डायगोनल एलिमेंट होते हैं, भाई एक ये डायगोनल मिलेगा और ये एक अदर डायगोनल होता है। भाई डायगोनल तो 2 होते हैं ना, जैसे स्क्वायर में 2 डायगोनल होते हैं, तो ये मेन डायगोनल होता है हमारा, ये अदर डायगोनल इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। मेन डायगोनल की खासियत होती है। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, बाकी एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। यहाँ पे वैल्यू 2 2 है, ये 0 है, ये 0 ये 0 ये 3 3, इनमें कुछ खासियत दिख रही है। ऐसी मैट्रिक्स जिसके Aij हमारा 0 नहीं होगा, तब जब I बराबर J है। आप देखिए यहाँ पे I और J बराबर, I और J बराबर, I और J बराबर, तो J एलिमेंट 0 नहीं होंगे। बाकी टाइम पे Aij है वो 0 आएगा, तब जब I इज नॉट इक्वल टू J। जैसे ही बाकी के सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, 0, उस मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बनता है, वो बनता है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सिर्फ नाम है मैट्रिसेस के, वो देख आप नोट कर लीजिएगा। एक पूछा जाता है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, ये क्या होता है भैया, ये होता है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। समझ में आ रहा है? तो पहली बात तो हमको डायगोनल मैट्रिक्स पता चली। डायगोनल मैट्रिक्स की ये मेन डायगोनल होती है, इसकी खासियत होती है कि सफिक्स इक्वल होते हैं। अदर डायगोनल के सफिक्स देखोगे तो उनका सम या डिफरेंस कांस्टेंट रहता है हमेशा। आपको मेन डायगोनल यही यूज होगी आपकी हमेशा, 99% केसेस में यही डायगोनल यूज होनी है। अब यहाँ पे जो ये क्वेश्चन आता है, जैसे मान लिया हमने एक मैट्रिक्स दे दी 5 2 1 -7 -2 8 3 4 -7। अब हम कहते हैं कि इस मैट्रिक्स का ट्रेस निकालना है। तो इस मैट्रिक्स का ट्रेस कैसे आएगा, हमें पता है कि डायगोनल एलिमेंट्स को हम
ऐड कर देंगे, तो डायगोनल एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे, वैल्यू कितनी आएगी 5 - 2 - 7, तो वैल्यू कितनी आ रही है -4। ये हमारा ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स है। तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स पूछ लिया जाता है तो उसके लिए आपको डायगोनल पता होना चाहिए कि डायगोनल कौन सा होता है। डायगोनल हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में मिलता है, और अगर डायगोनल एलिमेंट्स पता है, सारे एलिमेंट 0 है, तो वो डायगोनल मैट्रिक्स हो जाती है। और डायगोनल एलिमेंट्स को भैया हम जोड़ देते हैं तो हमको क्या मिलता है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स मिलता है। ये इंपॉर्टेंट है, इससे ये चीज मैंने एक्सप्लेन कर दी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में क्या है, डायगोनल में क्या होता है कि ये एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं भाई, डिफरेंट हो सकते हैं। इसको रिप्रेजेंट करके कभी कभी ऐसे भी लिख देता है कि डायगोनल ऐसे भी लिख देगा -3 7। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे इसका अगर कभी मैट्रिक्स इस फॉर्म में लिखिए, इसका मतलब है कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। डायगोनल के 2 एलिमेंट्स ये लिखे हुए हैं, बाकी तो सब 0 होते हैं, तो इसको भी तो हम ऐसे लिख सकते थे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 - 7 3। इस मैट्रिक्स को सिर्फ इस फॉर्म में भी दे सकता है। तो अगर इस फॉर्म में लिखा है तो इसका मतलब है कि डायगोनल मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल एलिमेंट्स ये हैं। तो इसको वापस से आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हो। जितने एलिमेंट है उतने ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी। 3 है तो 3x3 की बनेगी, 2 है तो 2x2 की बनेगी, 4 एलिमेंट्स है तो 4x4 की बनेगी, ठीक है। ट्रेस पूछता है तो सिंपल इनका सम निकाल देना। इसका सम कितना हो जाएगा, 3 to 5 और -7 - 2 आ जाएगा। इसका सम कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये चीज समझ में आ गई। अब स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, स्केलर मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स पे अगर हम कुछ कंडीशन लगा दें, यहाँ पे जो देखिए ये एलिमेंट्स थे, ये कुछ भी हो सकते थे। स्केलर का मतलब है कि वो डायगोनल मैट्रिक्स जिसके ये एलिमेंट्स कांस्टेंट हो जाए, सेम हो जाए, इस टाइप की मैट्रिक्स से k 0 0 k, तो ये कोई स्केलर है, लग रहा है ना, तो वो सेम हो जाएंगे। अभी जब सेम नहीं थे तो वो डायगोनल मैट्रिक्स थी, लेकिन अगर एलिमेंट्स सेम हो गए, अब वो कुछ भी हो सकते हैं, प्लस के हो सकते हैं, माइनस के हो सकते हैं। जैसे हमने लिख दिया है -3 - 3 -3 0 0 0 0 0 0। ये 3x3 की स्केलर मैट्रिक्स है, क्योंकि -3 दे रखा है हर जगह। हो सकता है कि सिर्फ 3 दे रखा हो तो हर जगह फिर सिर्फ 3 दिया होगा। समझ में आ रहा है? तो वो प्लस का सिंबल हो, माइनस का सिंबल हो, उससे मैटर नहीं करता है, लेकिन यहाँ पे जो भी होगा वो सेम होगा। तो डायगोनल मैट्रिक्स पे अगर हम 2 कंडीशन लगा रहे हैं, पहले कोई नंबर सेम है, अब अगर ये नंबर 1 हो जाए तो उसी को क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये बहुत जगह यूज होगी। इसको हम आई बोलते हैं। ये 2x2 के लिए ऐसे बनेगी और 3x3 के लिए ये वैल्यू हो जाएगी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये 3x3 है, ये 2x2 है। जैसे हम नॉर्मल मैथमेटिक्स में 1 यूज करते हैं भाई, ये यहाँ पे आई यूज होता है। मैट्रिक्स की खासियत क्या होती है, देखिए मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में थोड़ा सा डिफरेंस देख लीजिए, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं, कोई भी ऑपरेशन लगाएंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन करके, हो सकता है कि पूरा कैंसिल आउट होकर 1 बचे, इस टाइप की मैट्रिक्स बचे तो उसको हम सिंपल आई लिखेंगे। ये वो मैट्रिक्स है जिसका किसी से भी मल्टीप्लाई, किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कराओगे तो उस मैट्रिक्स में कोई चेंजमेंट नहीं आएगा। जैसे ए मैट्रिक्स है, उसमें अगर आई से मल्टीप्लाई कराते, नंबर्स में 1 से मल्टीप्लाई कराते कोई फर्क नहीं पड़ता। नल मैट्रिक्स, जैसे हम नॉर्मल चीजों में 0 यूज करते हैं, यहाँ पे नल मैट्रिक्स होती है। ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स क्या हो, 0। ये जरूरी नहीं है स्क्वायर हो, लेकिन ये क्या है, सारे एलिमेंट्स 0 होंगे। यहाँ स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, लेकिन इसके एलिमेंट 0 होंगे, लेकिन इसका रिप्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है। इसको हम O से रिप्रेजेंट करते हैं। O और 0 में डिफरेंस होता है। 0 इस टाइप से बनता है, O इस टाइप से बनता है। जनरली इक्वेशंस में दिया क्या होता है कि a² - 3ia + i = ये दिया होता है। तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, a² - 3a + i को 0 प्रूफ करना। नहीं भैया, इस मैट्रिक्स को, ये देखिए मैट्रिक्स में जितने भी ऑपरेशन हम अप्लाई करते हैं ना, तो रिजल्ट में एक मैट्रिक्स ही मिलती है। जबकि डिटरमिनेंट में क्या होता है, ये डिफरेंस होता है। डिटरमिनेंट में क्या होता है कि उसको सॉल्व करके एक नंबर मिल सकता है। डिटरमिनेंट एक्चुअली एक नंबर होता है, उसको सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके एक नंबर के फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन मैट्रिक्स को नंबर के फॉर्म में रिड्यूस नहीं कर सकते। एक मैट्रिक्स ही देती है, डिफरेंट फॉर्म में देगी लेकिन मैट्रिक्स देगी। हो सकता है वो नल मैट्रिक्स हो सकता है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, लेकिन वो मैट्रिक्स होती है। तो यहाँ पे जो लिखा होता है ना, ये 0 नहीं होता, एक्चुअल में ये नल मैट्रिक्स होता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, तो ये रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे जो दिया होता है, इसको हम देखिए मैट्रिक्स को एक मैट्रिक्स से ही कंपेयर कराते हैं।
तभी तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स लगता है। समझ में आ रहा है? तो ये देखिए टाइप ऑफ मैट्रिसेस है, इसमें से आपको ध्यान क्या रखना है, डायगोनल मैट्रिक्स ध्यान रखना है। स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक्चुअल में डायगोनल मैट्रिक्स का ही पार्ट है, इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके एलिमेंट्स पे अगर हम दो कंडीशन लगा दे, सारे 1 1 हो जाएंगे तो आइडेंटिटी बन गई, और सारे 1 1 के अलावा कोई कांस्टेंट बन जाएगा सेम, तो स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगी। ठीक है, इसमें ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ध्यान रखना, सिंपल डायगोनल एलिमेंट्स को ऐड कर देते हैं, और अगर हम डायगोनल मैट्रिक्स को इस फॉर्म में भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, एग्जाम में अगर इस फॉर्म में दे रखा है सिंपल और डायगोनल मैट्रिक्स है, तो ये चीज ध्यान रखिए। इसके आगे चलते हैं, नोट कर लीजिए। देखिए अब कुछ ऑपरेशंस, कुछ आगे कैलकुलेशन वगैरह के पार्ट स्टार्ट करते हैं। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, देखिए ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है। इक्वालिटी बहुत इजी होती है। आप बताइए ना, अरेंजमेंट ऑफ डेटा कह रहे हैं हम, ये डेटा और ये डेटा अरेंजमेंट इक्वल है। आप ऐसे समझ लीजिए जैसे हम मेडिकल स्टोर में जाते हैं, तो मेडिकल स्टोर में जो रैक्स बनी होती हैं उनमें जो दवाइयां वगैरह नहीं, छोटे छोटे ब्लॉक्स बने होते हैं। आप सोचो एक ब्लॉक क्या दूसरे ब्लॉक के ऊपर आ सकती, तभी आ सकती जब जितने ब्लॉक इधर बने उतने ही ब्लॉक उधर बने हो, एक के ऊपर एक रख सकते हैं। सेम यहाँ पे अगर हम कह रहे हैं कि ये चीज इसके इक्वल है, इसका मतलब है कि उसके हर एक ब्लॉक एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए, तभी हम इसको एग्जैक्ट इसके ऊपर रख सकते हैं। ऐसा समझ लीजिए, तो ये वैल्यू इसके इक्वल होगी। सिंपल यही करना होता है कि हर एक चीज को एक के इक्वल करा देनी होगी। तो जैसे ये एग्जांपल लिखा हुआ है हमने, तो हर एक पोजीशन, जैसे यहाँ पे x है तो यहाँ पे इसी के करस्पॉन्डिंग जो नंबर दिया होगा वहां पे इसके इक्वल हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। यहाँ पे देखिए 5 इक्वल दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 3 इक्वल दे रखा है, ये वैल्यू 0 है तो 2x माइनस y की वैल्यू 0 हो जाएगी। यहां से x की वैल्यू 1 रख दोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। तो x और y की वैल्यू पता चल गई। ये क्वेश्चन अलग क्यों लिखा है, क्योंकि ये डिटर्मिनेंट दे रखा है। यहाँ पे मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स सॉल्व करके नंबर नहीं देती भैया, तो इसीलिए यहाँ पे हम डेटा इक्वल करा देते हैं। हर एक पोजीशन का डेटा इक्वल करा के जितने इक्वेशन बन रही है, जितने वेरिएबल है, उसी हिसाब से इक्वेशन बनेंगी, उनको सॉल्व करके हम एक वैल्यू निकाल लेते हैं। इस सिचुएशन में क्या होता है कि भाई ये एक नंबर है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 5 था, यहाँ पे भी 5 था, लेकिन यहाँ पे 2 है कि यहाँ पे 1 दे, यहाँ पे तो 1 दे रखा है, क्योंकि ये एक नंबर है। एक नंबर दूसरे नंबर के इक्वल करा के अगर कोई वेरिएबल है तो हम निकाल सकते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई कराना होता भाई, ये तो पता होगा ना एक्सपेंड कैसे करता है। इसका इससे मल्टीप्लाई कराते हैं -12 आएगा, इसका इससे कराते हैं तो माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं। जब माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो -4x आ जाएगा। सेम यहाँ पे 4 हो जाएगा और उधर 0 हो जाएगा। ये वैल्यू उधर जाएगी तो ये हो जाएगा 4 इधर आएगा -16, और ये 4x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -4। इस सिचुएशन में आप कभी इक्वल मत करा देना कि भाई x की वैल्यू 0 हो गई, ऐसा नहीं करना। डिटरमिनेंट आएगा तो सिंपल इधर वाला डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे, उधर वाला सॉल्व करेंगे, उन नंबर्स को, इन इक्वेशंस को इक्वल कराएंगे। सॉल्व करने के बाद जो बना है उससे जो अननोन दे रखा है वो निकालते हैं। जबकि इस सिचुएशन में क्या होता है, सिंपल हम इक्वल करा देते हैं पोजीशन वाइज। यहाँ पे a माइनस b की वैल्यू कितने, किसके इक्वल है, -1 के इक्वल है। 2a प्लस c की वैल्यू किसके इक्वल है भैया, 5 के इक्वल है। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। और अगर हम देखें कि ये वाला एलिमेंट 2a माइनस b की वैल्यू 0 के इक्वल है, ये इक्वेशन 3 आ रही है। 3c प्लस d की वैल्यू 13 के इक्वल है, ये इक्वेशन 4 आ रही है। सबसे इजी इक्वेशन उठाइए, यहां से मुझे पता चल गया कि b की वैल्यू, यहां से मुझे पता चल गया b की वैल्यू किसके इक्वल है, 2a के इक्वल है। यहाँ पे भैया पुट कर दो आके, b की वैल्यू 2a रख देंगे आके यहाँ पे, तो ये a माइनस 2a की वैल्यू -1 है भैया। a की वैल्यू कितनी आ गई, 1। a की वैल्यू 1 आई है तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 2। देखिए 2 निकल आएगा, सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। जैसे ही मुझे b पता चल गया तो और कोई सॉल्व करना पड़ेगा। a की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं, c की वैल्यू आ जाएगी। जैसे ही हम a की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 1, a की वैल्यू 1 रखोगे तो c की वैल्यू आ जाएगी 3, और जैसे c की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे 3, 3 3 9 उधर जाएगा तो d की वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक है, तो ये ABCD की वैल्यू आ गई। इक्वेशन सॉल्व करना आपके ऊपर है, हो सकता है कि ये 0 ना दिया हो तो हम इन दोनों को ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत इजी इक्वेशन दे रखी, इक्वेशन सॉल्व करना आपको आता है। ठीक है, तो इक्वालिटी बहुत इजी होती है, इसी तरीके से करते हैं। एडिशन सब्ट्रैक्शन क्या होता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन बहुत इजी है।
क्यों इजी है? क्योंकि हम सिर्फ उन्हीं मैट्रिसेस को ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिनके ऑर्डर सेम है। सेम होने का मतलब है कि जैसे ये 2 क्रॉस 3 है तो इसको 2 क्रॉस 3 वाली मैट्रिक्स के साथ ही ऐड कर सकते हैं। तो ये मैट्रिक्स भी 2 क्रॉस 3 दे रखी, भाई 2 रो है 3 कॉलम है। एक चीज क्लियर हो, एडिशन सब्ट्रैक्शन हम उन्हीं मैट्रिसेस का कर सकते हैं जिनका ऑर्डर सेम है, चाहे वो स्क्वायर हो या नॉन स्क्वायर मैट्रिसेस हो, लेकिन ऑर्डर सेम होने चाहिए, 2 क्रॉस 3 2 क्रॉस 3, तभी हम एडिशन सब्ट्रैक्शन करा सकते हैं। दूसरी चीज यहाँ पे क्या क्लियर होगी आपकी इस क्वेश्चन से, ये 2 से मल्टीप्लाई, किसी स्केलर से जब हम मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कराते हैं तो क्या होता है, तो जब हम किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई कराएंगे, चाहे वो -1 हो, चाहे कोई नंबर हो, चाहे किसी पावर में नंबर हो, तो हमेशा वो हर नंबर से मल्टीप्लाई होता है। मैट्रिक्स में हमेशा ध्यान रखना, या हम कोई चीज कॉमन लेंगे तब भी वो हर नंबर से कॉमन आएगी, या हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो हर नंबर में मल्टीप्लाई होता है। ये होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो जहां पे 2a लिखा है तो a में अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो हर एलिमेंट 2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन अगर दे रहा है तो अगर ऑर्डर सेम नहीं है, जैसे 2 क्रॉस 3 वो 3 क्रॉस 2 होता, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं होता। पहली चीज क्लियर हो गई होगी। तो जब हम इनका एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमें पता चल गया a प्लस बी निकालना है, तो हमने पहले चेक किया ऑर्डर सेम है, बिल्कुल भैया ऑर्डर सेम है, उसी ऑर्डर की मैट्रिक्स मिलेगी रिजल्टेड। तो यहाँ पे जब आप इनको ऐड करोगे तो पोजीशन वाइज ऐड कर देना, पहला एलिमेंट पहले से ऐड सब्ट्रैक्ट होगा, जो ऑपरेशन दे रखा है यहाँ पे इसको हमें ऐड करना है, इससे ऐड करेंगे तो पोजीशन वाइज ही ऐड होता है, इसीलिए ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर डिफरेंट है तो भाई एडिशन सब्ट्रैक्शन पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। जब हम इसको ऐड करेंगे तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी वो आएगी 2 प्लस √3, भाई पहला इससे ऐड हो जाएगा, ये इससे हो जाएगा तो 1 प्लस √5 हो जाएगा, ये वैल्यू इससे ऐड होगी तो 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत है? ये वैल्यू इससे ऐड होगी तो 0 हो जाएगा, ये वैल्यू इससे ऐड होगी तो 6 हो जाएगा, और ये वैल्यू इससे ऐड होगी तो बस इतना ही करना होता है। यही एडिशन सब्ट्रैक्शन है भाई। सिर्फ ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते यार, एडिशन सब्ट्रैक्शन में भी वैरायटीज बनती है ना। एक इक्वेशन दे देगा, दूसरी इक्वेशन दे देगा, उनको ऐड सब्ट्रैक्ट कराने के बाद क्वेश्चन करेंगे, समझ में आएगा, बेसिक से समझते हैं। अभी जैसे ये मैट्रिक्स दे रखी थी कि पहले सिंपल ऐड कराया था, अभी क्या है 2 टाइम्स करा के सब्ट्रैक्ट करा रहा है, ऐसे भी पूछ सकता था। ए हमको पता है तो 2a क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा भैया, सबको 2 टाइम्स कर दो, 2 4 6 6 4 2, और b हमको पता है ये वैल्यू है, तो अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2a माइनस b की वैल्यू कितनी आएगी, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो 2 -3, ऑर्डर ध्यान रखना, a इससे ये सब्ट्रैक्ट कर रहा है तो 2 -3 वैल्यू कितनी आएगी, -1, 4 माइनस, भैया ये 4 और ये -1 है तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये साइन आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन तो भैया आपको आता ही होगा, 6 -3 तो वैल्यू आएगी 3, 6 माइनस माइनस +1 तो 7, 4 -0 तो 4, 2 -2 तो 0, यही आंसर हो गया। समझ में आ रहा है एडिशन सब्ट्रैक्शन क्या है? एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, जो जब होता क्या है कि दो थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। एडिशन सब्ट्रैक्शन में यार इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है कि 2 मैट्रिसेस को ऐड करने के बाद एक मैट्रिक्स मिली है, 2 मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट करने के बाद एक मैट्रिक्स मिली, हो सकता है ऐसे दे सकता था 2x + y से इक्वेशन आप मैथ में पढ़ते हैं वैसी, या यहाँ पे x - 3y 2x - 3y इस टाइप से दे सकते हैं। तो उनको पता है कि इक्वेशन सॉल्व करना होता है, ऐड सब्ट्रैक्ट कराना होता है, सेम वही पैटर्न यहाँ पे फॉलो होता है। बस यहाँ पे आप ऐसे करके ऐसे कैंसिल मत कर देना कि भैया y उड़ा दिया, 2x बचा और इधर क्या कर रहे हैं, ऐसे नहीं करना होता है। इस टाइप में करना कैसे है, ये पहली इक्वेशन है और ये दूसरी इक्वेशन है, हमें दिख रहा है कि सिंपल दोनों को ऐड करना है, किसी से मल्टीप्लाई कराने की जरूरत नहीं, इक्वल दे रखे हैं कोएफिशिएंट, सिंपल ऐड करने से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो हमने मेंशन किया फ्रॉम इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, भैया हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे तो इस साइड हो जाएगा x + y + x - y, ये एक्चुअल में मैट्रिसेस है ना, तो हम इनको प्रॉपर रिस्पेक्ट के साथ भाई ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐसे मत उड़ा दीजिएगा कि इसको इसके नीचे रख के सीधा उड़ा दिया। यहाँ पे क्या है, ये मैट्रिक्स है, अगर हम ऐड कर रहे हैं तो किसी भी ऑर्डर में लिख लो, कोई मैटर नहीं करता है। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो पहले में से दूसरा सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो पहली मैट्रिक्स पहले आती है, ये पता है आपको, साइन अदरवाइज चेंज हो जाएगा। तो अभी किसी भी ऑर्डर में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, पहले हम इसको रखे दे रहे हैं और ये प्लस का हो रहा है 3 6 0 -1।
अभी y कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 2 टाइम्स x। ये वैल्यू हो रही है, हो वैसे ही रहा है लेकिन उड़ाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे वैल्यू कितनी है 8808। 2 से अब 1/2 डिवाइड करोगे तो यहाँ 1/2, 1/2 से हर एक से मल्टीप्लाई होता है ना, हर एक से मल्टीप्लाई होता है। डिवीजन में एक्चुअली क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन ही होता है। आप इसको जब यहाँ पे भेज दोगे तो यहाँ 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 से मल्टीप्लाई कराना है, या हम कह रहे हैं सिंपली 2 से डिवाइड करना है, बात एक ही होती है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो वैल्यू आ जाएगी 4, यहाँ पे भी 4 आएगा 0। ये फाइनल आंसर, ये x आ गया। जब x आ गया तो किसी भी मैट्रिक्स में जाकर पुट कर दो भाई, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। यहाँ पे x को उस साइड भेज देंगे तो y की एक्चुअल में वैल्यू क्या है 5209 माइनस x, x की वैल्यू क्या है 4404। भाई जब इसको सॉल्व करोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमें y मिल जाएगा 1 - 2 और ये 0 और ये 5। देखिए हमें x भी पता चल गया और y भी पता चल गया। तो इस सिचुएशन में हमें x और y पूछता है तो किस तरीके से करना है वो प्रोसेस पता होना चाहिए। बाकी एडिशन सब्ट्रैक्शन यार बहुत इजी है। अब देखते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अच्छा है और इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। एडिशन सब्ट्रैक्शन काफी इजी था। यहाँ पे देखिए हमने मान लिया कोई एक मैट्रिक्स A है जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है, B है जिसका ऑर्डर r क्रॉस c है। तो AB पॉसिबल होगा इफ एंड ओनली इफ इसकी कॉलम्स की संख्या और इसके रोज की संख्या इक्वल हो जाए, यानी n की वैल्यू किसके इक्वल हो जाए, r। अगर हम मल्टीप्लाई करा रहे हैं A और B का तो इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होने चाहिए इसके नंबर ऑफ रोज। भाई आपने अभी रिलेशन एंड फंक्शन में ट्रांजिटिव रूल पढ़ा था ना, मैंने वहां पर भी इसका जिक्र किया था कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तभी, जैसे ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, A से B गए और B से C गए तो भैया ये कॉमन मिलना चाहिए तभी तो हमको AC मिलता है। पढ़ा है ना, वेक्टर में भी आपने पढ़ा है कि AB प्लस BC जोड़ दिया तो हमको AC वेक्टर मिलता है। फाइनल डिस्प्लेसमेंट पढ़ रखा होगा भैया आपने ट्राइंगल रूल में, तो ये उसी तरीके से काम करता है यार। यहाँ पे हम वही कह रहे हैं कि ये मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है, ये m क्रॉस n और यहाँ पे r क्रॉस c अगर करा रहे हैं तो ये सेम होना चाहिए, यानी n बराबर होना चाहिए r के। तो यहाँ पे भी क्या आएगा r, भाई n और r बराबर है। तो ये दो चीजें जो हैं जिससे ये एंड हो रहा है उसी से ये स्टार्ट होना चाहिए, जिससे मल्टीप्लाई हम करा रहे हैं। A से B गए, B से C गए, यानी M से R गए और R से C गए, तो डायरेक्ट जो AB रिजल्ट आएगा अगर हम इसका मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो जो AB रिजल्ट आएगा वो ये कॉमन पार्ट हटा के वैल्यू क्या मिलती है M क्रॉस C। ये कई चीजों में पढ़ रखा है हमने, रिलेशन में पढ़ रखा है, ट्रांजिटिव रिलेशन हमने वेक्टर में भी पढ़ रखा है, सेम वही ऑर्डर यहाँ पे भी फॉलो होता है। ये बात समझ में आ गई कि पॉसिबल किसका है, तो क्या फिर बी ए पॉसिबल होगा, वो भी हमें चेक करना पड़ेगा। क्या बी ए पॉसिबल होगा, ये तब पॉसिबल होगा जब बी से ए जा रहे हैं, यानी कि ये वाली सिचुएशन हम बी से ए जा रहे हैं तो ये वाली सिचुएशन इसके इक्वल होनी चाहिए। तो समझ में आ रहा है, ट्रांजिटिव वाला फॉलो होता है। अब जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है और ये भी 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। तो क्या ए बी पॉसिबल है, बिल्कुल। ये 2 क्रॉस 2 है, देखिए 2 से 2 और ये 2 से 3, तो ये जो कॉमन पार्ट है वो हट जाएगा, तो जो ए बी आएगी वो किस ऑर्डर की आएगी 2 क्रॉस 3 की। पॉसिबल है, हम निकाल सकते हैं। क्या बी ए पॉसिबल है, बी को पहले रखेंगे तो ये 2 क्रॉस 3 है और ए को बाद में रखेंगे तो ये 2 क्रॉस 2 है। क्या पॉसिबल है, ट्रांजिटिव रूल, यानी ए से बी, आगे तो बी है ही नहीं तो पॉसिबल ही नहीं है भाई, कनेक्शन ही नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, हम इसको निकाल नहीं सकते। भैया अगर हम इसको निकाल सकते हैं तो निकालेंगे कैसे, वो देखिए जरा। इसमें ऑर्डर मैटर करता है, जिस ऑर्डर में ये रखी हैं उसी ऑर्डर में रखे। देखिए भाई अगर आप आगे पीछे कर दोगे तो पॉसिबल ही नहीं है, और हो सकता है पॉसिबल हो, इक्वल नहीं आती है, किसी सिचुएशन में आ सकती है। बहुत डायगोनल मैट्रिसेस वगैरह में जनरली इक्वल आती है, अदरवाइज कभी इक्वल नहीं आती मैट्रिसेस, अगर पॉसिबल भी होता है तो हर ऑर्डर मैटर करता है जिस ऑर्डर में रखी। ए पहले है तो हमने भैया पहले ए रख दिया, वो क्या है 6 9 2 3। बाद में बी है तो बी को हमने इधर चिपका दिया, तो वो है 2 6 0 7 9 8।
जब हम मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमको जो रिजल्ट मिल रहा है वो भी 2x3 का ही तो मिल रहा है मेरे भाई। तो जब 2x3 मिल रहा है यानी यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा वो पहली रो पहली कॉलम का होना चाहिए, तो पहली रो पहले कॉलम पे ही तो जाएगी, तभी तो हमको क्या मिलेगा, पहली रो पहली कॉलम का एलिमेंट मिलेगा। तो जब हम पहली रो को उठा के पहले कॉलम पे रखेंगे तो जब पहली रो पहले कॉलम पे जाएगी तो ये इस पे जाएगा। देखिए इसको उठाया ऐसे घुमाया इस पे चिपकाया, जब इसको उठा के ऐसे घुमा के इस पे रखेंगे तो ये एलिमेंट इस पे जाएगा, ये एलिमेंट इस पे जाएगा, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा विद साइन। जैसे साइन दे रखे उसके साथ, हो सकता है यहाँ माइनस दिया होता तो ये माइनस का आता, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका जब इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो वैल्यू आएगी 12, 6 इंटू 2 और दोनों प्लस के, यहाँ पे भी दोनों प्लस के, 9 इंटू 7 प्लस 63। अगर कोई माइनस का होता तो माइनस हो जाता। अब यहाँ पे क्या आएगा, पहली रो देखिए कॉलम 3 आएंगी, रो 2 रहेंगी, तो पहली रो दूसरे कॉलम पे जाएगी, तभी तो पहली रो दूसरे कॉलम का एलिमेंट मिलेगा भाई। तो पहली रो दूसरे कॉलम पे चिपका दो जाके, तो पहली रो को ऐसे उठाया ऐसे घुमा के इस पे चिपकेगा, भाई सीधा सीधा तो चिपक नहीं सकता, इसको उठा के ऐसे पे रखेंगे जाकर तो ये 6 से मल्टीप्लाई हो गया 36 देगा, और 9 से मल्टीप्लाई हो गया प्लस का है 81 देगा। ठीक है, इतना तो समझ में आ रहा होगा। अभी पहली रो थर्ड कॉलम पे जाएगी तभी तो पहली रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट मिलेगा। पहली रो को उठाया इस पे रखेंगे तो 6 0 पे जाएगा तो 0 मिलेगा, 9 8 पे जाएगा तो 72 मिलेगा। कोई दिक्कत है? पहली रो का काम खत्म, दूसरी रो की बारी आ गई। दूसरी रो उठाई पहली कॉलम पे रखा तभी तो दूसरी रो पहली कॉलम का एलिमेंट मिलेगा, तो दूसरी रो उठाई पहली कॉलम पे रखी तो 2 2 पे जाएगा, 3 7 पे जाएगा, तो वैल्यू आएगी 4 प्लस 21, ये 21 है। पहली अब दूसरी रो दूसरे कॉलम पे जाएगी तो ये वैल्यू हो जाएगी 12 प्लस 27। दूसरी रो तीसरे कॉलम पे जाएगी तो भाई दूसरी रो तीसरी कॉलम का एलिमेंट मिल जाएगा, ये 0 पे जाएगा, ये 8 पे जाएगा, तो 0 प्लस 24। तो फाइनल रिजल्ट कितना आ रहा है भाई, हम जब मल्टीप्लाई करा देंगे तो वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी 575 आ रहा है, यहाँ पे 7 117 आ रहा है, यहाँ पे सिंपल कितना है 72 दे रखा है, यहाँ पे कितना है 25 दे रखा है, यहाँ पे वैल्यू कितनी है 9 और यहाँ पे वैल्यू 3 दे रखी है, यहाँ पे वैल्यू 24। ये फाइनल मैट्रिक्स आ रही है मल्टीप्लाई करने के बाद। कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। हमें पता है कि मैट्रिक्स में ए बी बी ए के इक्वल नहीं होता है, एक आध सिचुएशन होती है, बहुत रेयर, ऐसे नंबर का खेल है भाई। ऐसे जनरली डायगोनल मैट्रिसेस का ही मल्टीप्लाई कभी कभी इक्वल आ सकता है, अदरवाइज ये इक्वल नहीं आती। और पहली बात तो हम ऑर्डर चेक करते हैं, पॉसिबल है ए बी बी ए की नहीं पॉसिबल, कभी कभी ए बी पॉसिबल होता है बी ए पॉसिबल नहीं होता है, तो इसीलिए ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर होता है एक तरीके से समझ लीजिए। इसमें क्या है, एसोसिएटिव लॉ वगैरह आपने पढ़ रखा है, डिस्ट्रीब्यूटिव वगैरह, यही वही लॉ है एक्चुअल में। आप पहले इनका मल्टीप्लाई कराओ या पहले इनका करा के बाद में इसका मल्टीप्लाई करा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। डिस्ट्रीब्यूट कर दो, आप इन दोनों को ऐड करके मल्टीप्लाई कराओ या पहले मल्टीप्लाई करा के बाद में ऐड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वही लॉ है, कोई नए लॉ नहीं है, मैट्रिक्स में फॉलो होता है, बस ये वाला लॉ फॉलो नहीं होता है। एक एग्जांपल हमने लिख रखा है, मैट्रिक्स में है तो सिंपल पहले मल्टीप्लाई कराता है तो हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा cos थीटा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन थीटा cos थीटा, यहाँ पे हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पे मल्टीप्लाई करा दोगे भाई तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा, यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा cos थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब भाई जब एडिशन करना है, एडिशन पता रखा है, एडिशन सब्ट्रैक्शन पोजीशन वाइज हो जाता है, ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर सेम है, तो यहाँ पे ये इससे ऐड हो जाएगा, तो यहाँ cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, आइडेंटिटी पढ़ रखा है, ये प्लस ये माइनस 0 हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस 0 हो जाएगा और इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी। आप एज इट इज छोड़ सकते हो और I2×2 भी लिख सकते हो, यहाँ ऑर्डर मेंशन करना पड़ता है क्योंकि पता तो चले ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस ऑर्डर की है, 3×3 भी ले सकते हैं, 4×4 भी ले सकते हैं, लेकिन होगी स्क्वायर मैट्रिक्स, ये डायगोनल मैट्रिक्स का पार्ट होता है। ये बात आपको क्लियर होगी, नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है और कई बार पूछा जा चुका है। आप अपने प्रीवियस ईयर के पेपर जब सॉल्व करोगे तो ये क्वेश्चन आपको मिला होगा कहीं ना कहीं, और इजी क्वेश्चन है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन पे बेस्ड है, fx दे रखा है
और x की जगह y रख देंगे तो भाई f ऑफ y मिल जाएगा, x की जगह f ऑफ y रख देंगे, x प्लस y रख देंगे तो यहाँ पे तो ये भी मिल जाएगा। यानी हमें प्रूफ करना है सब में x की जगह x प्लस y, x प्लस y, x प्लस y, x प्लस y आना चाहिए। भाई यही तो है, ये हमें प्रूफ करना है। तो समझ में आ गया होगा। fx है तो f ऑफ y कितना हो जाएगा भाई, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहे हैं, ये हम मेंशन नहीं कर रहे, चाहे तो आप कर दीजिएगा। हम डायरेक्ट LHS उठा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड, वहां पे क्या है f ऑफ x इंटू f ऑफ y है। तो f ऑफ x ये पूरी मैट्रिक्स एज इट इज छाप दो तो ये हो जाएगा cos x माइनस साइन x, छापने में तो हम वैसे भी माहिर है। तो ये साइन x है, ये cos x है, ये 0, ये 0, ये 0, ये 1, ठीक है। अब x की जगह y रख देंगे तो पूरी एग्जैक्ट सेम है, बस x की जगह क्या रखना है y, तो ये वैल्यू हो जाएगी cos y माइनस साइन y 0 साइन y cos y 0 0 0 1, ठीक है। तो जो प्रूफ करना है उसमें भी एग्जैक्ट सेम आएगी, बस x की जगह क्या आना चाहिए x प्लस y, तभी तो हमें मिल जाएगा f ऑफ x प्लस y। अब यहाँ पे सिंपल मल्टीप्लीकेशन हुआ है। मल्टीप्लीकेशन कैसे हुआ है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करा देना, तो फर्स्ट रो हमारी उठेगी और फर्स्ट कॉलम पे जाएगी। तो ये फर्स्ट रो है और ये फर्स्ट कॉलम है, इसको उठा के 90 घुमा के इस पे रख देना, जाके इसको उठाया तो ये जब उस पे रखेंगे तो ये इस पे जाएगा, ये इस पे जाएगा और ये 0 पे जाएगा। ये सब सिचुएशन में होता है, घुमा के रखना होता है। तो तभी तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मिलेगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मिलेगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम मिलेगा। जब हम इस पे रखेंगे तो cos x cos y से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस का sin x sin y से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 0 पे किसी से मल्टीप्लाई करा के चेक करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पे जाएगी तो वैल्यू आएगी cos x माइनस आ रहा है माइनस sin y, देखिए भाई ये इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस का, ये इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस का sin x cos y, और 0 का मल्टीप्लाई कराओगे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ माइनस। अब थर्ड पे जाएंगे तो ये इससे 0, ये इससे 0 और ये इससे 0, तो अल्टीमेटली 0 ही आना है। सेकंड रो उठाना है हमको और फर्स्ट कॉलम पे रखना है। ये सेकंड रो उठाया हमने और फर्स्ट कॉलम पे रखेंगे तो यह इससे मल्टीप्लाई होगा sin x cos y आएगा, क्या आएगा sin x cos y। ये जब इसके ऊपर आएगा तो cos x sin y, बीच में प्लस साइन है cos x sin y है, और ये 0 किसी पे y जाएगा 0 हो जाएगा। सेकंड रो सेकंड कॉलम पे जाएगी तो सेकंड रो सेकंड कॉलम पे जाएगी, ये इसके पास आएगा माइनस sin x sin y है, और ये इसके पास जाएगा प्लस का cos x cos y है, और 0 कहीं भी जाएगा तो 0 रहेगा। और ये पूरी रो जब इस पे रखोगे तो ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0 है, तो अल्टीमेटली 0 हो जाएगा भाई। इसको उठा के थर्ड पे रखोगे, पहला एलिमेंट 0, दूसरा एलिमेंट 0, इसका तीसरा एलिमेंट 0, मल्टीप्लाई हो गया 0 हो जाएगा। थर्ड रो उठाते हैं, थर्ड रो को उठाया हमने, थर्ड रो को उठा के जब हम रखेंगे तो भाई ये इस पे जाएगा, ये इस पे जाएगा और ये 0 पे जाएगा, तो अल्टीमेटली 0 आएगा। पहले दो एलिमेंट तो 0 हो जाने और लास्ट भी 0 है तो ये भी 0 आएगा। पहले दो एलिमेंट तो 0 हो जाने, लास्ट में 1 है तो यहाँ पे 1 बचेगा। सिंपल समझ में आ रहा है। ये इससे मल्टीप्लाई होगा 0, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 0, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 1, सिर्फ 1 बचेगा। और अगर आप ध्यान से देखो तो cos x cos y माइनस sin x sin y, ये भाई फॉर्मूले दे रखे हैं यार, ये फॉर्मूले तो पता ही होंगे आपको। cos a cos b माइनस sin a sin b, भैया cos a प्लस b का फॉर्मूला होता है, तो ये एक्चुअल में क्या है cos x प्लस y है। यहाँ माइनस कॉमन ले लोगे तो sin a sin b प्लस cos a क्या होता है sin a cos b प्लस cos a sin b, ये वही वाला फॉर्मूला बन रहा है। तो यहाँ माइनस कॉमन लेने के बाद बनेगा sin x प्लस y, साइन में प्लस होता है, cos में अपोजिट साइन होता है, यहाँ पे भी वही है sin x प्लस y, और यहाँ पे 0 है, यहाँ पे माइनस cos से cos भी माइनस sin है sin भी, तो ये cos x प्लस y है, ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है, ये 1 है, कुछ नहीं दे रखा था। ये एग्जैक्ट सेम है f ऑफ x प्लस y के जो RHS प्रूफ करना था भाई। ऐसा लग रहा है हमने x की जगह क्या रख दिया, x प्लस y, वही प्रूफ करना था। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, सिर्फ मल्टीप्लीकेशन है और आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले पता होना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है, इसको एक दो बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए।
अब इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं यार। देखिए हमको वीडियो की लेंथ भी कम रखनी है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इसी में ही आपको चाहिए यार, तो कुछ जगह तो रिवाइज करना पड़ेगा। क्वेश्चंस हम डिटेल में सॉल्व नहीं करा रहे हैं, इनको पता है ए क्यूब कैसे निकलेगा। पहले ए स्क्वायर निकालोगे आप, ए इंटू ए करा के, सिंपल इसका इसी से मल्टीप्लाई कराना है, मल्टीप्लिकेशन आपको आता है। फिर ए स्क्वायर में ए का मल्टीप्लाई करा देंगे तो ए क्यूब आ जाएगा। हमको ए क्यूब पता है, ए स्क्वायर हम निकाल चुके हैं, ए हमको पता है, आई हमारा जिस ऑर्डर की मैट्रिक्स दी होती है उसी ऑर्डर का लेते हैं, 3x3 रख के सिंपल सबको ऐड सब्ट्रैक्ट, जैसे साइन दे रखे वैसे ऐड सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमको नल मैट्रिक्स मिलनी चाहिए। ये इस तरीके से सॉल्व करने का तरीका होता है। बाकी कभी कभी इन क्वेश्चंस में और अच्छे से पूछने का एक तरीका होता है कि हेंस फाइंड ए इनवर्स, कभी कभी ये भी दे देता है। मतलब क्या है कि अगर आप ये प्रूफ कर दोगे उसके बाद इसी इक्वेशन का यूज करके आपको इनवर्स भी निकालना है, ये भी क्वेश्चन आते हैं। तो आपको करना क्या होता है, देखिए ये तो आप प्रूफ कर लोगे, मैं नहीं कर रहा। इस सिचुएशन में यहां तक आप कर लोगे, सिंपल ए स्क्वायर पहले निकालोगे, ए का ए से मल्टीप्लाई कराना है, फिर ए क्यूब निकालोगे, आपको ए क्यूब पता चल जाएगा, ए स्क्वायर आपने निकाला है, ए क्यूब निकालने के लिए ए तो गिवन है, आई तो हमेशा पता होता है, जिस ऑर्डर की मैट्रिक्स है उसी ऑर्डर का आई चिपका देना जाके, और सबको एज इट इज रखते हैं। यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करा देना स्क्वायर में, या 7 से, और इसमें 2 से, और भैया ऐड सब्ट्रैक्ट करना बहुत इजी होता है, तो ओवरऑल 0 आना चाहिए। अब जब हमने 0 प्रूफ कर दिया है इस टाइप की सिचुएशन में, हेंस फाइंड ए इनवर्स, इसी इक्वेशन का यूज करके ए इनवर्स निकालना होता है। उस सिचुएशन में हम करते क्या है, पूरी इक्वेशन में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो जब आप ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करा दोगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा ए इनवर्स इंटू ए क्यूब माइनस 6, तो कांस्टेंट है, ए इनवर्स प्री मल्टीप्लाई कराना है, पोस्ट नहीं कराना है। और वैसे इस सिचुएशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी भी मल्टीप्लाई करा सकते हो, प्री पोस्ट, वैसे इसमें मैटर करता है ना, प्री मल्टीप्लीकेशन या पोस्ट मल्टीप्लीकेशन होता है। जब आपने एलिमेंट्री रो कॉलम ऑपरेशन पढ़ा होगा तो वो हटा दिया गया। तो इसमें आप किसी से मल्टीप्लाई करा सकते हो, क्योंकि एक ही क्वांटिटी दे रखा है। अगर ए बी दिया होता तो आपको नई क्वांटिटी ए से इधर मल्टीप्लाई कराना है कि इधर मल्टीप्लाई कराना है, ये मैटर करता है। तो सिर्फ ए ही दे रखा है। ए यहाँ पे ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर है, प्लस 7 ए इनवर्स इंटू ए है, प्लस 2 टाइम्स ए इनवर्स इंटू आई है, और उधर हो जाएगा ए इनवर्स इंटू नल मैट्रिक्स। भैया जैसे वहां पे 1 होता है, 1 में किसी का मल्टीप्लाई कराओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, 0 में किसी का मल्टीप्लाई करा तो पूरा 0 हो जाता है, तो ये भी है पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ पे ए क्यूब दे रखा है, इसको लिख सकते थे हम ए इनवर्स इंटू ए, और एक ए स्क्वायर बाहर ले सकते हैं। यहाँ पे -6 है, ए इनवर्स इंटू ए, ये आपको दिखानी पड़ेगी कैलकुलेशन, इसीलिए अच्छे से समझ लीजिए, ये कैलकुलेशन करके ए इनवर्स इधर ही से निकलेगा, कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा। यहाँ पे वैल्यू ये देखिए, ये एज इट इज है, तो ये 7 ए इनवर्स इंटू ए एज इट इज है, और यहाँ मैंने बताया इनका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये 1 का मल्टीप्लाई कराने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 0 का मल्टीप्लाई कराने से पूरा 0 हो जाता है। नल मैट्रिक्स है ये, ओ नहीं, 0 नहीं है, नल मैट्रिक्स है। और ये हमें पता है कि भाई ए इनवर्स और ए, एक को उसी के इनवर्स से मल्टीप्लाई कराओगे तो आपको 1 मिलेगा ना, और मैट्रिक्स में 1 का मतलब होता है आइडेंटिटी। तो यहाँ पे आई हो जाएगा, तो ये आई इंटू ए स्क्वायर हो गया, -6 ए, यहाँ पे आई आ रहा है, आई इंटू ए आ गया, यहाँ पे 7 आई हो गया, और यहाँ पे 2 ए इनवर्स इक्वल टू नल मैट्रिक्स। हमको निकालना भाई ए इनवर्स है, बाकी सारी कहानी उधर भेज दो, हमको रिजल्ट क्या मिलेगा, तो ये सारी चीजें उधर जाएंगी। 2 ए इनवर्स हमने रोक लिया है, ये वैल्यू उधर जाएगी, माइनस वाला पहले लिखे दे रहे हैं, तो ये 6 ए हो गया, माइनस का ये था तो प्लस हो जाएगा, ये -7 आई है, सिर्फ आई है, उसको नहीं हटाना है। किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लीकेशन में है तो उसका मल्टीप्लाई करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ नंबर कभी ऐड नहीं होता किसी में, इसके साथ +7 नहीं होगा, तो अगर आप इसके साथ ऐड करना है तो 7 आई ऐड कर पाओगे, इसी का आई लेके उसमें 7 मल्टीप्लाई करा के तब ऐड होगा, ऐसे नहीं ऐड कर सकते। सिर्फ 7 है, इसके साथ आई रहना पड़ेगा, तो ये पार्ट उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ये पार्ट उधर जाएगा, माइनस का ए स्क्वायर हो जाएगा। मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कराओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये पार्ट हमने रोक रखा था, ये सारी चीज उधर भेज दी थी हमने, तो ए इनवर्स कितना आ गया, हाफ 6a - 7i - a स्क्वायर। यहां से आपको ए इनवर्स मिल जाएगा। आपको ए पता है,
आई आपको पता रहता है, ए स्क्वायर आपने निकाला था ए क्यूब के लिए, वो यहाँ पे रख के इसको सॉल्व कर लेना और 1/2 से मल्टीप्लाई करा देना, या एज इट इज रोके रहना, इस मैट्रिक्स को डिफाइन कर देना है। समझ में आ रहा है? ये मैक्सिमम मार्क्स के क्वेश्चन अगर बनते हैं इस इक्वेशन टाइप के क्वेश्चन में तो बन पाए। उस सिचुएशन में ये भी पूछेगा और इनवर्स निकालना भी आना चाहिए। ठीक है, बाकी क्या होगा, कोई कांस्टेंट यहाँ पे रख देगा, ये 7 दे रखा है, 7 की जगह कोई नंबर दे दे, कोई कांस्टेंट दे देगा। आपको करना क्या, ए स्क्वायर निकालना है और यहाँ पे ए से मल्टीप्लाई करा के इधर रखना है और आई की वैल्यू आपको पता होती है, इक्वल करा देना है, और के की वैल्यू, इक्वलिटी हमने पढ़ रखी है मैट्रिक्स की। तो इन क्वेश्चंस को करिएगा। अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कर देना है। इस टाइप के क्वेश्चंस को हम पूरी एक्सप्लेन कर देंगे, 2-3 क्वेश्चन उठा लेंगे अच्छे, उनको एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, ये देखिए ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। कहने को तो बहुत इजी है लेकिन इसका एप्लीकेशन होता है सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक में। ठीक है, उसके क्वेश्चंस करेंगे। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोज ले लेना है। कोई मैट्रिक्स मान लिया हमने 2x3 दे रखी है, तो इसका ट्रांसपोज रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, ए टी से रिप्रेजेंट किया जाएगा और ए डैश से रिप्रेजेंट किया जाता है। कोई भी सिंबल यूज कर सकता है, इसका मतलब होता है ट्रांसपोज लिया गया इस मैट्रिक्स का। होता क्या है, ऑर्डर चेंज हो जाता है, ऑर्डर स्वाइप हो जाता है, यानी ये मिरर इमेज बन जाएगी। 2-3 सिमेट्रिसिटी पता पढ़ रखा है आपने, आगे हम पढ़ेंगे, वो इसी की वजह से आता है। ठीक है, 2x3 है तो ये कितना हो जाएगा, 3x2। समझ में आ रहा है? तो रो को कॉलम में, कॉलम को रो में बदल देना होता है। जैसे हमने एक मैट्रिक्स ले लिए 2 5 6 -1 2 0, ये है 2x3, तो इसका ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये रो उठाई हमने कॉलम में चिपका दी तो 2 5 6, इसको लिख देंगे -1 2 0, तो ये वैल्यू कितनी होगी 3x2। रो कॉलम में और कॉलम रो में बदल जाएगी। किसी को उठा के हम चाहते तो इसको कॉलम में लिख देते, इसको कॉलम में रो में लिख देते, इस कॉलम को रो में लिख देते, ऐसे कर लीजिए। ऐसे रो को कॉलम में पलट दीजिए, तो जो ऑर्डर होता है वो उल्टा हो जाएगा। ये बेसिक होता है ट्रांसपोज। रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, मतलब क्या होता है, प्रॉपर्टीज इसकी अच्छी है। किसी ट्रांसपोज लेने के बाद आप उसका फिर से ट्रांसपोज लोगे, आप इसका फिर से ट्रांसपोज लोगे तो वैल्यू कहाँ हो जाएगी, वहीं वापस आ जाएंगे। तो आपको क्या मिलेगा, सिंपल मैट्रिक्स मिलेगा। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया, उसका फिर से ट्रांसपोज लोगे, कोई मतलब नहीं, वहीं पहुंच जाओगे। दूसरी चीज, 2 मैट्रिसेस का ऐड करके ट्रांसपोज लें या ट्रांसपोज लेने के बाद ऐड करें, रिजल्ट विल बी सेम। किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कराने के बाद ट्रांसपोज लें या मल्टीप्लाई ट्रांसपोज लेने के बाद मल्टीप्लाई कराएं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिजल्ट विल बी सेम। अब भाई आप यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करा देते तो ऐसा मिलता है, अब उसका ट्रांसपोज लेते या ट्रांसपोज लेने के बाद 5 में मल्टीप्लाई करा तो नंबर तो वही रहेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। a इंटू बी, आप अगर इसका ट्रांसपोज लोगे तो ऑर्डर चेंज हो जाएगा, b ट्रांसपोज इंटू a ट्रांसपोज। ये मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, मेरी मैट्रिक्स की प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। ये क्यों होता है मैंने पूरा डीपली एक्सप्लेन किया है। इस टाइप के जो पहले क्वेश्चंस थे वो भी मैंने एक्सप्लेन किए। इवन आप जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं ना, उसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना, उस टाइप के क्वेश्चंस भी मैंने एक्सप्लेन किए। और मैं कोशिश करूंगा कि लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूं, आप जाकर डायरेक्ट वही क्वेश्चन देख लीजिएगा जाके। ठीक है, नहीं अगर मैं भूल जाता हूं तो कमेंट कर दीजिएगा, हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे। तो यहाँ पे आप इस तरह समझ लीजिए कि ऑर्डर चेंज हो जाता है अगर हम प्रोडक्ट कराते हैं। जैसे हमने ए बी सी लिखा है, उसका ट्रांसपोज ले रहे हैं तो हो जाएगा सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, उल्टा हो जाएगा ऑर्डर। ठीक है, ये क्यों होता है ये मैंने पूरा एक्सप्लेन कर रखा है विद एग्जांपल के साथ, नोट कर लीजिए। अब देखिए ये मैट्रिक्स का लास्ट पार्ट है, आपका लास्ट टॉपिक है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होते हैं। इसको पढ़ने के बाद ऐसा नहीं कि मैट्रिक्स खत्म हो गई, ऐसा नहीं है, अभी डिटर्मिनेंट में भी मिलेगा, लेकिन वो मैट्रिक्स का हिस्सा पढ़ने के लिए आपको डिटर्मिनेंट की नॉलेज होना जरूरी है, इसीलिए डिटर्मिनेंट में वो दिया हुआ है। तो डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे तब फिर हम मैट्रिक्स से मुलाकात करेंगे। लेकिन अभी क्या है कि यहाँ पे आपको बस ये लास्ट टॉपिक है सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। सिमेट्रिसिटी नाम से पता चल रहा है
ऐसी चीज जो सिमेट्री को किसी के अलॉन्ग, भाई हमने रिलेशन पढ़ा था, रिलेशन मैंने बताया रिफ्लेक्स वो सिमेट्रिक रिलेशन होता है। आप मिरर इमेज बना दो ए बी तो हमको क्या मिलना चाहिए, बी ए मिलना चाहिए रिलेशन में, यही पढ़ा था हमने सिमेट्रिसिटी। आप मिरर के अलॉन्ग सिमेट्रिक चीज देखते हैं तो यहाँ पे भी वही है। तो यहाँ किसके अलॉन्ग सिमेट्रिसिटी देखेंगे, यहाँ हम डायगोनल के अलॉन्ग देखेंगे। डेफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई मैट्रिक्स ऐसी जो डायगोनल एलिमेंट्स के, अब ये आप मान लीजिए आपकी मिरर इमेज है, ये मिरर लगा है, इसका मतलब जो नीचे एलिमेंट होंगे वही एलिमेंट ऊपर भी होने चाहिए। समझ में आ रहा है? तो इस सिचुएशन में यहाँ पे ये मैट्रिक्स जनरली लिखी जाती है, आपने बुक्स वगैरह में देख रखी होगी। तो ये देखिए, अब ये मिरर इमेज है, इस जितने एलिमेंट उधर है वही एग्जैक्ट इधर है, सिमेट्रिसिटी हुई ना। आप इसको फोल्ड कर दोगे एक दूसरे के ऊपर एग्जैक्ट आ जाएंगे। तो ये तभी पॉसिबल होता है जब हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें, हमको वही मैट्रिक्स मिल जाए, कोई फर्क ना पड़े ट्रांसपोज लेने का। जैसे इस मैट्रिक्स का अगर आप ट्रांसपोज लोगे तो ए ट्रांसपोज ऐसे लिखो या ऐसे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सीधा डैश लगाना चाहो तो सिंपल डैश भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको चेंज कर रहे हैं, हम इस रो को उठा के कॉलम में रखेंगे। भाई ट्रांसपोज में क्या होता है, रो कॉलम में चेंज हो जाती है। ये तो 3x3 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऑर्डर 3x3 रहेगा। इस 3 को पहले रख दो, कैसे पता चलेगा। यहाँ पे देखिए, बस इस रो को हम कॉलम में लिख रहे हैं ए जी एच। अब हम इसकी बात करें तो यहाँ आएगा जी और फिर ये है और ये है, यहाँ पे आएगा एच और फिर यहाँ पे एफ और यहाँ पे सी। हमने तो ट्रांसपोज लिया था, लेकिन अगर हमने फिर से देखा तो यार एग्जैक्ट सेम मैट्रिक्स मिल गए। क्यों हुआ? क्योंकि ये सिमेट्रिक है यार, जितने एलिमेंट उधर है उतने एलिमेंट इधर है। और ट्रांसपोज लेने में डायगोनल एलिमेंट कभी चेंज नहीं होते, वो एज इट इज ही रहते हैं। ऐसी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स तो जीरो होंगे भैया, ठीक है, एबव और बिलो के क्वांटिटी वाइज मैग्नीट्यूड वाइज एलिमेंट सेम होंगे। यानी हम मान लिया हमने ए दे रखा है, यहाँ पे -b दे रखा है, यहाँ पे वैल्यू c दे रखी है, लेकिन साइन वाइज डिफरेंट होंगे। तो यहाँ -a आएगा, यहाँ b आएगा, यहाँ -c आएगा। आप देखिए, अगर आप इसको मिरर इमेज बना देंगे तो यहाँ पे क्वांटिटी वाइज तो एलिमेंट सेम है लेकिन साइन डिफरेंट है। ये होता है कि अगर आप ट्रांसपोज लोगे तो आपको -a मिलेगा। डायगोनल तो चेंज नहीं होगा, बस ये वाले उधर चले जाएंगे, ये इधर आ जाएंगे, तो माइनस से मल्टीप्लाई कराने पे हमको वो मिलता है। तो ये सिचुएशन समझ में आ रही है, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो फॉर्मूले लिखे हैं ना, इनसे क्वेश्चंस होते हैं, अच्छे क्वेश्चंस अभी हम करेंगे, नोट कर लीजिए। अब देखिए, ये भी आ जाता है कभी कभी, प्रूफ करने के लिए भी आ जाता है कि किसी मैट्रिक्स ए को लिखना है आपको एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में। और कभी कभी क्वेश्चन के फॉर्म में आता है, एक मैट्रिक्स दी होगी, उसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में कन्वर्ट करना होता है। तो ये करने का तरीका क्या होता है, आप कोई मैट्रिक्स ए है उसको ए तो लिख ही सकते हो यार, कोई दिक्कत है। 2 से मल्टीप्लाई करा दिया, 2 से डिवाइड करा दिया, अभी भी ए के इक्वल है यार। इस 2 को हमने क्या लिख दिया, ये तो हाफ एज इट इज है, इसको a प्लस ए लिख दिया, अभी भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे हमने इसी का ट्रांसपोज ऐड कर दिया, इसी का ट्रांसपोज सबट्रैक्ट कर दिया, भाई अभी भी a ही है, ये कट पिट के सीधा इधर ही आ जाएंगे। अब हमने इनके 2 पेयर बना दिए, एक बन गया हाफ a प्लस ए ट्रांसपोज का और एक बन गया हाफ a माइनस ए ट्रांसपोज का, ठीक है। आप देखिए जरा, ये जो मैट्रिक्स एक ही मैट्रिक्स दे रखी थी, इसको हमने क्या लिख दिया, 2 के फॉर्म में चेंज कर दिया। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं P और इसको बोलते हैं Q। ये है हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ये है आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्यों भाई ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अब ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है कि P हमने क्या निकाला है, हाफ a प्लस ए ट्रांसपोज। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमने बताया था कि ऐसी मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज ले तो वही मिलना चाहिए, यानी कि P का ट्रांसपोज भैया P के इक्वल आना चाहिए। तो P का जब आप ट्रांसपोज लोगे तो P का ट्रांसपोज हो जाएगा हाफ a प्लस ए ट्रांसपोज, पूरे का ट्रांसपोज ले। और एडिशन में बताया था कि ये एडिशन ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, आप पूरे का ट्रांसपोज लो या अलग अलग ट्रांसपोज लेके ऐड कर दो तो सेम आता है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हाफ, ये हो जाएगा ए ट्रांसपोज
और ये ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो जाएगा। भाई ये इस पे भी आ जाएगा, इस पे भी आ जाएगा। और किसी मैट्रिक्स का 2 बार ट्रांसपोज लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वही मैट्रिक्स दे देता है। तो ये ए ट्रांसपोज, तो ये ए हो जाएगा। अब अगर ध्यान से देखो तो दोनों सेम है, इसने बस आगे पीछे लिखा हुआ है। तो ये देखिए ट्रांसपोज लेने पर भी आपको क्या मिल रहा है, पी मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, जब ये आगे पीछे होंगे तो माइनस आ जाएगा, तो ये इसकी सिमेट्रिक हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए किसी भी मैट्रिक्स को पी और क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और वो होता है, बाद में इनको ऐड नहीं करते, बस पी क्या है हमारा हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, क्यू क्या है हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। प्लस वाला हमारा सिमेट्रिक है, माइनस वाला हमारा इसकी सिमेट्रिक है। ठीक है, ये कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो अब जैसे मान लिया हमने एक मैट्रिक्स लिख दी, क्वेश्चन कैसे बनता है इसमें, जैसे हमने एक मैट्रिक्स लिख दी कि ए कोई मैट्रिक्स है, हम छोटा एग्जांपल ले ले रहे हैं, 3x3 में भी आ सकता है, 2 1 5 7। क्या आएगा, इसको सिमेट्रिक और इसको सिमेट्रिक के फॉर्म में लिखो। तो हमें पता है कि सिमेट्रिक आता है हमारा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है पी, वो होता है हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हाफ, ये ए है तो ए ट्रांसपोज कितना आ जाएगा 2 5 1 7। भाई हमने इस कॉलम को रो में बदल दिया, इस कॉलम को भी रो में बदल दिया। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 4 और ये वैल्यू हो जाएगी 6, यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 14। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कराना चाहो तो कराइए, नहीं ऐसे एज इट इज छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और कराना चाहते हैं तब भी करा सकते हैं। और इसी का इसकी सिमेट्रिक क्या आ जाएगा, क्योंकि वैल्यू कितनी आ जाएगी हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। ए माइनस ए ट्रांसपोज करोगे तो वैल्यू कितनी है, इसका इससे सब्ट्रैक्ट कर दोगे 0, इसका इससे सब्ट्रैक्ट कर दोगे वैल्यू -4, इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे वैल्यू 4 और इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे वैल्यू 0। इसकी सिमेट्री की खासियत होती है डायगोनल के एलिमेंट 0 होते हैं, अदर के एलिमेंट्स क्या होते हैं क्वांटिटी वाइज सेम होते हैं, बस साइन डिफरेंट होता है। यहाँ क्या होता है डायगोनल के अबव बिलो के एलिमेंट सेम होते हैं, आप चाहे तो क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। तो ये 3x3 में आए या 2x2 में आए, आप करना क्या है, ए दिया उसका ट्रांसपोज लिख के उन दोनों को ऐड करके बाहर इनटू में हाफ लिख देंगे तो वो सिमेट्रिक है, और सब्ट्रैक्ट करके बाहर हाफ लिख देंगे तो वो इसकी सिमेट्रिक है। इसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इससे एक आध अच्छे क्वेश्चन जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं जिनमें जनरली कंफ्यूजन होता है वो कर लेते हैं, और इस टॉपिक इस चैप्टर का पूरा दी एंड करते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम डिटरमिनेंट वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें और अच्छे क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए सिमेट्रिक वगैरह में और कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाते हैं, जनरली बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है इसमें। इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस देन प्रूव दैट दिस इज सिमेट्रिक, या इसकी सिमेट्रिक इस टाइप से पूछा जाता है। यहाँ पे इसकी सिमेट्रिक पूछा है, जैसे ये कि शो दैट ये मैट्रिक्स जो है सिमेट्रिक भी हो सकती है और इसकी सिमेट्रिक भी हो सकती है अकॉर्डिंग टू ए सिमेट्रिक है और इसकी सिमेट्रिक है। अगर ए सिमेट्रिक है तो ये सिमेट्रिक आनी चाहिए, और ए इसकी सिमेट्रिक है तो ये इसकी सिमेट्रिक आनी चाहिए, शो करना होता है। तो अच्छे क्वेश्चन सही है, इसमें बस सिर्फ कॉन्सेप्ट लगता है। यहाँ पे देखिए कोई आप लेट वगैरह नहीं कर सकते, इसमें लैंग्वेज में जो दे रखा है वो पहले लिख लेते हैं। इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक, इसका मतलब क्या है कि ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, ए के, और बी ट्रांसपोज किसके इक्वल है, बी के। ये भैया गिवन है हमें क्वेश्चन में, ए एंड बी आर सिमेट्रिक है, इसका मतलब है कि ए ट्रांसपोज भी ए के इक्वल होगा, बी ट्रांसपोज भी बी के इक्वल होगा। अब जिस भी मैट्रिक्स का हमें सिमेट्रिक है इसकी सिमेट्रिक चेक करना होता है वो ट्रांसपोज से ही चेक होता है। ट्रांसपोज अगर इक्वल आ रहा है उसी मैट्रिक्स के तो वो सिमेट्रिक है, और माइनस साइन के इक्वल आ रहा है तो इसकी सिमेट्रिक है। तो अब हमें चेक करना है ए बी माइनस बी ए के बारे में। ठीक है, तो ये कैसे चेक होता है, हम चेक करेंगे इसका ट्रांसपोज लेके, और ट्रांसपोज अगर इसी के इक्वल आ रहा है एज इट इज तो सिमेट्रिक है, माइनस आ रहा है तो इसकी सिमेट्रिक है। और इसमें बता रखा है सिंपल डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो ये वैल्यू हो जाएगी ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। कोई दिक्कत है? और प्रोडक्ट में बताया था मैंने एक चीज ध्यान, इसीलिए मैंने जो प्रॉपर्टीज कराई है सिमेट्री की वो याद रखिएगा। प्रोडक्ट में ट्रांसपोज जब खुलता है तो उल्टा कर देता है ऑर्डर को, ये बी ट्रांसपोज हो जाएगा, ये ए ट्रांसपोज हो जाएगा, यहाँ पे भी उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। बट जो चीज दे रखी है तो ट्रांसपोज हट सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ए ट्रांसपोज सिंपल ए है, बी ट्रांसपोज सिंपल बी है, तो ये वैल्यू एक्चुअल में बी माइनस ए बी है। तो
अब उससे कंपेयर कराओगे तो यहाँ पे माइनस बाहर लेना पड़ेगा, यानी कि AB माइनस BA का जो ट्रांसपोज है वो बच्चा माइनस के AB माइनस BA के इक्वल है। इनको आपस में चेंज मत कर देना, मैट्रिक्स में ऑर्डर मैटर करता है। माइनस कॉमन लेंगे तो ये सिचुएशन आ जाएगी, यानी इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके माइनस साइन के इक्वल है, मतलब ये कैसी है, सो इट इज स्क्यू सिमेट्रिक। बस एज इट इज प्रूफ करना होता है भाई, समझ में आ रहा है? तो इसको एक दो बार प्रैक्टिस कर लोगे ना, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, सिर्फ ट्रांसपोज ही निकालना होता है। बस आपको ये जो ट्रांसपोज निकालने वाली प्रॉपर्टीज प्लस में अलग सिंपल डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, प्रोडक्ट में ऑर्डर चेंज कर देता है। यहाँ पे दो दे रखे, पहला हम एक करे दे रहे, एक आप ट्राई कर लीजिएगा। लेट A इज सिमेट्रिक, क्योंकि इसमें दो सिचुएशन दे रखी ना, अकॉर्डिंग टू A एसिमेट्रिक तो एसिमेट्रिक आना चाहिए और स्क्यू सिमेट्रिक तो स्क्यू सिमेट्रिक आना चाहिए। तो हम सिमेट्रिक वाला केस कर लेते हैं। हमने मान लिया A इज सिमेट्रिक, तो उस सिचुएशन में A ट्रांसपोज किसके इक्वल है, A के इक्वल है। ये चीज हमें गिवन है क्वेश्चन में, हमने मान लिया सिमेट्रिक है, तो फिर हमें ये भी सिमेट्रिक दिखाना है। तो B ट्रांसपोज इंटू A, ये ट्रांसपोज ऐसे भी लिख सकते हैं, और B किसी का भी सिमेट्रिक इसको सिमेट्रिक चेक करना होता है, उसको हम सिंपल क्या ले लेते हैं, ट्रांसपोज। अब प्रोडक्ट में हमने बताया, प्रोडक्ट में प्रॉपर्टी होती है कि ये उल्टा हो जाता है, तो अभी इसका जब हम ट्रांसपोज खोल देंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज इंटू B ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। यहाँ पे ऑलरेडी ट्रांसपोज था, तो ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज इंटू B। और ये चीज तो हमने मान रखी है कि भैया ये A सिमेट्रिक है, तो ये सिंपल A हो जाएगा। ये कंडीशन जैसे अप्लाई करेंगे तो ये B ट्रांसपोज A B आ रहा है। और देखो दोनों सेम है, इसका ट्रांसपोज दे रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये कैसी है, सिमेट्रिक है। कब, जब A सिमेट्रिक है। जब A माइनस आएगा तो माइनस यहाँ भी बाहर आ जाएगा। ठीक है, आई होप इतना क्लियर है। इस क्वेश्चन को एक दो बार रिवाइंड करके देख लोगे ना, प्रैक्टिस कर लोगे, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पे आपकी मैट्रिक्स पूरी खत्म होती है, और हमने कोशिश करी कि अच्छे क्वेश्चन भी करा दिए हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो भी बता दिया हमने। तो बस आपको करना क्या यार, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। अब आपके नए चैप्टर के डिटरमिनेंट के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सेफ रहिए, अपना ख्याल जरूर करिए और पढ़ाई जरूर करिए यार। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।